जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर सत्या में। आज हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जेई प्रीवियस ईयर जो कि सन 2016 को पेपर हुआ था, उसके टेक्निकल क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कह रहा है हमारा पहला प्रश्न? तो पहला प्रश्न कह रहा है यूनिट ऑफ वाटर डिस्चार्ज इज। तो जो वाटर डिस्चार्ज है इसकी यूनिट क्या होती है? तो जो डिस्चार्ज होता है इसकी जो मात्रक है वो क्यूबिक मीटर पर सेकेंड या क्यूमेक होता है। तो जो हमारा डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू A इंटू वी, यानी कि जो डिस्चार्ज की जो यूनिट है वो क्यूबिक मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंडर लिमिट स्टेट मेथड द वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील इज। तो इसमें कह रहा है कि जो लिमिट स्टेट मेथड है इसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का जो मान है वो स्टील के लिए कितना लिया जाता है? तो स्टील के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का मान 1.15 लिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर ये कंक्रीट कह दे तो कंक्रीट के लिए जो PSF का मान है वो हमारा कितना होता है? कंक्रीट के लिए 1.5 होता है अंडर लिमिट स्टेट मेथड के लिए। अगर यही हमारा वर्किंग स्टेट मेथड कह दे तो वर्किंग स्टेट मेथड में जो स्टील के लिए लिया जाता है वो लिया जाता है 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जबकि जो हमारी कंक्रीट होती है उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मान 3 लिया जाता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है द रेंज विद इन विच ए लोड कैन बी अप्लाइड ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉलम टू अवॉइड एनी टेंसाइल स्ट्रेस। इसमें कह रहा है कि वह रेंज हमको बता दीजिए जो किसी टेंसाइल स्ट्रेस को रेक्टेंगुलर कॉलम पर अप्लाई करें तो क्या है उसको अवॉइड कर सके। किसको? किसी भी टेंसाइल स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए रेक्टेंगुलर कॉलम पर किसी लोड की कितनी रेंज रखी जाए कि जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो कैसा हो जाए? अवॉइड हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1/3। किस में है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 1/3 जो है अगर हम लोड लगाएंगे तो उसके रेक्टेंगुलर कॉलम के टेंसाइल स्ट्रेस को हम अवॉइड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन ए लोडेड बीम द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज लोकेटेड एट ए पॉइंट वेयर। तो जो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है किसी भी बीम में उस स्थान पर लाई करेगा जहां पर जो बेंडिंग मूवमेंट है वो अपना साइन चेंज कर दे, या फिर जिस स्थान पर जो हमारा बेंडिंग मूवमेंट है उसका मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो क्या है राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा, जहां पर बेंडिंग मूवमेंट इज 0 और चेंज साइन, यानी जहां पर बेंडिंग मूवमेंट क्या कर रहा है? साइन चेंज कर रहा है, या बेंडिंग मूवमेंट का जो मान है वो 0 है, इस स्थान पर कॉन्ट्राफ्लेक्सर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू। तो इसमें 1 माइक्रोन की वैल्यू पूछिए कितनी होती है? तो जो 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है उसका मान होता है हमारा 10⁻⁻6 मीटर। अब इसमें हमको आंसर देना है mm में, तो जब हम इसको mm में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10⁻6 इंटू 1 मीटर इक्वल टू 10⁻3 मीटर। सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 10⁻3 मिलीमीटर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 माइक्रोन जो है वो 10⁻3 मिलीमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट इज नियरली इक्वल टू। तो जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है इसका मान कंक्रीट का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो नियरली किसके बराबर होता है? तो जो कंक्रीट का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो स्टील के अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है। तो इसीलिए हम जो स्टील यूज करते हैं RCC वर्ग में वो स्टील का उपयोग मैक्सिमम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वेट ऑफ वाटर इज 2.16 ग्राम एंड वेट ऑफ ड्राई सॉइल इज 27.63 ग्राम, देन वाटर कंटेंट विल बी। इसमें हमको W का मान पूछ रहा है, तो W इक्वल टू होता है वेट ऑफ वाटर टू दी वेट ऑफ सॉइल, सॉलिड पार्टिकल जो भी होंगे उनका अनुपात जो है वो वाटर कंटेंट कहलाता है। तो वेट ऑफ वाटर कितना दे रखा है हमको? वो दे रखा है 2.16 ग्राम अपॉन
27.63। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इनटू परसेंटेज में आंसर दे रखा है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। सॉल्व करने पर ये आंसर आ जाएगा हमारा 7.8%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8 क्वेश्चन कह रहा है इन ए कंटिन्यूअस कर्व ऑफ बेंडिंग मूवमेंट द पॉइंट ऑफ जीरो बेंडिंग मूवमेंट वेयर इट चेंज साइन कॉल्ड। तो ये कह रहा है कि कोई कंटिन्यूअस बीम है, उस बीम में क्या है कि बेंडिंग मूवमेंट जो है वो अपना साइन क्या है चेंज कर रहा है, या बेंडिंग मूवमेंट का मान क्या हो जा रहा है जीरो हो जा रहा है। तो उसके इस बिंदु को क्या कहा जाएगा, तो वो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर कहलाता है। इसी को अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं, इसी को कॉन्ट्रा फ्लेक्सर भी कहते हैं, इसी को हम पॉइंट ऑफ ए वर्चुअल हिंज भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। इन सभी नामों से हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ आरसीसी बीम अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट मे बी टेकन एज। तो इसमें कह रहा है 1 क्यूबिक मीटर आरसीसी के लिए हमको बता दीजिए कि जो स्टील की क्वांटिटी है वो हम अप्रोक्सीमेट कितनी लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 से 2% हम 1 क्यूबिक मीटर आरसीसी बीम के लिए स्टील की क्वांटिटी लेते हैं। जो भी स्टील का क्वांटिटी होगा वो हमारे आरसीसी बीम के 1 से 2% होगा, 1 क्यूबिक मीटर के 1 से 2% होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है शियर फोर्स डायग्राम फॉर ए कैंटिलीवर बीम कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर इट्स होल लेंथ इज। तो इसमें क्या कह रहा है, कोई हमारा कैंटिलीवर बीम है, इस पर क्या है कि फुल लेंथ पर क्या लगा हुआ है, यूडीएल लोड लगा हुआ है। तो बता दीजिए कि इसका जो कौन सा पूछा है शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा। तो जब हमारा यूडीएल लोड लगा होता है तो जो शियर फोर्स डायग्राम बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। तो हम कह सकते हैं कि जो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, ट्रायंगुलर बनेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रायंगुलर बनेगा। अगर यही बेंडिंग मूवमेंट पूछ देता तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जो बनता वो कैसा बनता, यूडीएल लोड लगे होने पर शियर फोर्स तो बन जाएगा हमारा ट्रायंगुलर, और जबकि जो बेंडिंग मूवमेंट बनता वो पैराबोलिक बनता। तो राइट आंसर क्या हो जाता, पैराबोलिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर विच इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड विल बी। इसमें क्या है, वही चीज़ है कि बेंडिंग मूवमेंट यहाँ पर पूछ दिया। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, शियर फोर्स डायग्राम पूछा था, यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम पूछा है, बीएमडी पूछा है। तो हमने बताया बीएमडी क्या होगा, पैराबोलिक होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, पैराबोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। अगला प्रश्न कह रहा है व्हेन ए रेक्टेंगुलर बीम इज लोडेड ट्रांसवर्सली द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप ऑन। तो जब हमारी कोई रेक्टेंगुलर बीम है अगर उस पर लोड लगाया जाए तो जो कंप्रेसिव मैक्सिमम स्ट्रेस हैं या कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो मैक्सिमम डेवलप कहाँ होंगे, तो वो हमारे टॉप फाइबर जो होगा उस पर मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस होंगे, जबकि जो बॉटम फाइबर होगा इस पर क्या होंगे, मैक्सिमम टेंशन स्ट्रेस डेवलप होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टॉप फाइबर में क्या होगा, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द डिफ्लेक्शन ऑफ एनी रेक्टेंगुलर बीम सिंपली सपोर्टेड इज। तो किसी भी सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम का जो डिफ्लेक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है या कैसा होता है। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेट। जो वेट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा डिफ्लेक्शन ऑफ एनी रेक्टेंगुलर बीम। किसी भी रेक्टेंगुलर बीम का जो डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके वेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम विद पॉइंट लोड डब्ल्यू एंड स्पान एल एट मिड स्पान। तो मिड स्पान पर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट बताना है वो कितना होता है। जो मिड स्पान है वहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट का जो मान होता है वो WL/4 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, WL/4। अगर यही कह दे कि किनारे पर शियर फोर्स कितना होता है तो
किनारों पर क्या होता है, वो होता है W/2। ये तब है जब हमारा जो स्पान है उसके मिड में क्या है, पॉइंट लोड लगा हुआ है तब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है इन RCC रूफ स्ट्रेट बार लेंथ ऑफ हुक टेकन एज वेयर डी डायमीटर ऑफ बार। तो इसमें कह रहा है कि जो RCC बीम होती है उसकी जो स्ट्रेट बार ऑफ हुक है वो कितना लिया जाता है, तो कितना लिया जाता है, वो 9 टाइम ऑफ डी लिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। RCC रूफ में जो स्ट्रेट बार लेंथ है हुक की वो कितनी ली जाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी 9 टाइम ऑफ डी यानी कि 9D ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इन रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर द स्टील रिक्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ। इसमें कह रहा है एक RCC स्ट्रक्चर में इस्पात का जो प्रयोग है वो निम्न में से किस रूप में किया जाता है। क्या उसको डिफॉर्म बार के रूप में यूज करते हैं ऑप्शन ए भी सही है। कोल्ड ट्विस्टेड बार के रूप में भी यूज करते हैं। माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसाइल स्टील बार के रूप में भी यूज करते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। इन सभी रूप में हम रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर है उसमें स्टील रिइंफोर्समेंट का हम उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए ट्विस्टेड बार हैज अबाउट डैश मोर ईल्ड। जो है वो ट्विस्टेड बार है वो मोर ईल्ड स्ट्रेस रखती है ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील बार से। तो कितने टाइम रखती है, तो वो रखती है 50 टाइम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50% मोर। ऑप्शन राइट इज डी। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अबाउट 10 to 15% ऑफ इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। यानी कि ये कह रहा है जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो 10 से 15% होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ की। क्या ये बात सही है या गलत है, तो ये गलत है। ऑप्शन इसका जो है वो बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 10 से 15% होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। जो कंक्रीट है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है जब टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। इसीलिए जब हम कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें RCC प्रोवाइड करते हैं, यानी रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने से क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी आ जाती है। कंक्रीट से वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गेन कर लेता है और जो सरिया प्रोवाइड करते हैं बार उससे वो टेंसाइल स्ट्रेंथ गेन कर देता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। वो कह रहा है फोर्स विच मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई इन ए प्लेन आर कॉल्ड। तो इस प्रकार के फोर्स को नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस कहते हैं। इस प्रकार के फोर्स को समूह को नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स कहते हैं। जब किसी फोर्स के समूह का जो लाइन ऑफ एक्शन है एक प्लेन पर लाई नहीं करता है तो उसको कहते हैं नॉन कोप्लेनर, क्योंकि इसने सीधा बोला है कि जो लाइन है ऑफ एक्शन है वो डू नॉट लाई इन ए प्लेन, एक प्लेन पर लाई नहीं कर रही। लेकिन जो पॉइंट फोर्स हैं वो एक पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, तो जब एक पॉइंट पर लाई करते हैं उनको कहते हैं कॉनकरेंट, और जब नहीं लाई करते हैं तो उनको कहते हैं नॉन कॉनकरेंट। तो इसलिए इसका राइट आंसर एक पॉइंट पर लाई कर रहे हैं इसलिए हो जाएगा नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 43 ग्रेड OPC सीमेंट। जो 43 ग्रेड OPC सीमेंट होता है इसकी मिनिमम ग्रेड क्या होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 43 न्यूटन पर mm²। जो 43 ग्रेड का सीमेंट होता है उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 43 न्यूटन पर mm² होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। IS 456 रिकमेंड। IS 456 के अनुसार हमको क्या रिकमेंड होता है। ऑप्शन ए दे रखा है वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन, या ऑप्शन बी दे रखा है अल्टीमेट लोड मेथड ऑफ डिजाइन, या ऑप्शन सी दे रखा है लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन, या ऑप्शन डी दे रखा है बोथ ए एंड सी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जो IS 456 है इसमें हम WSM और LSM दोनों मिलते हैं हमको, यानी कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड दोनों का रिकमेंडेशन IS 456 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है इफ़ द डेप्थ ऑफ RCC सेक्शन ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज मोर देन दैट ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस द सेक्शन इज। सेक्शन कहते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। जब यही एक्चुअल लाइन जो है वो हमारी नीचे ना होकर
क्रिटिकल एक्सिस से ऊपर हो तो वहाँ पर जो हमारा सेक्शन बनेगा वो बनेगा अंडर रियनफोर्स सेक्शन। और जब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल एक्सिस सेम होंगी तो इस प्रकार का जो सेक्शन होगा वो हमारा होगा बैलेंस सेक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट एज। तो कंक्रीट के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो ली जाती है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में वो ली जाती है 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में स्टील का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है वो कितना लिया जाता है 1.5। ये किसका है स्टील का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इन एन अंडर रियनफोर्स सेक्शन, अंडर रियनफोर्स सेक्शन में क्या होता है? जो अंडर रियनफोर्स सेक्शन होता है उसमें जो स्टील होती है वो फुली स्ट्रेस्ड होती है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका जो है वो बी राइट आंसर हो जाएगा। अंडर रियनफोर्स सेक्शन में जो स्टील होगी वो फुली स्ट्रेस होगी, जबकि ओवर रियनफोर्स सेक्शन में जो कंक्रीट होगी वो फुली स्ट्रेस्ड होगी। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। वो कह रहा है द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन ओवर रियनफोर्स सेक्शन एज। तो जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है किसी ओवर रियनफोर्समेंट सेक्शन के लिए वो कितना होगा? तो वो हमेशा मोर देन बैलेंस सेक्शन होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है ओवर रियनफोर्स सेक्शन के लिए वो बैलेंस सेक्शन से ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है शियर रियनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म। जो शियर रियनफोर्समेंट हैं वो किस फॉर्म में प्रोवाइड की जाती हैं? ऑप्शन ए देखा वर्टिकल स्ट्रिप्स, इसमें प्रोवाइड की जाती हैं। ऑप्शन बी दे रखा है बेंट अप बार, इसमें भी प्रोवाइड की जाती हैं। ऑप्शन सी दे रखा है इंक्लाइंड स्ट्रिप्स। तो जब हम कोई बीम देते हैं इस प्रकार से बनाते हैं तो इसमें जो शियर फोर्स सेंड करने के लिए बार देते हैं वो ऐसे इस प्रकार से देते हैं इसमें। तो ये क्या होती हैं हमारी वर्टिकल स्ट्रिप्स होती हैं। और इसी में जब हम मेन बार प्रोवाइड करते हैं तो उनको क्या करते हैं किनारों पर उठा देते हैं, बेंट अप लगा के इनको क्या करते हैं उठा देते हैं। तो ये क्या होती हैं हमारी बेंट अप बार होती हैं। ये भी शियर स्ट्रेस को बैंड करने के लिए दी जाती हैं। और इसी में कुछ छड़ें किनारे पर क्या करते हैं इनको इंक्लाइन प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये भी किसके लिए दी जाती हैं स्ट्रेस को बैंड करने के लिए दी जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है फॉर ए बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कीपिंग इट्स डेप्थ कांस्टेंट द विड्थ विल वेरी इन प्रोपोर्शनल टू। तो जब हमारा कोई बीम है वो उसकी जो डेप्थ है वो क्या है कांस्टेंट है, तो इस सिचुएशन में उसकी जो विड्थ है वो किस प्रकार वेरी करेगी? तो वो बेंडिंग मूवमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है जब हम रेशियो लेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका सर्कुलर प्लेट का और स्क्वायर प्लेट का, तो इनके जो अनुपात होगा वो कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेस देन 1, एक से कम होगा। क्योंकि जब जिनका जो अनुपात है वो आता है हमारा 0.1875 पाई, इतना आएगा जो अनुपात लेंगे वो। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो रेशियो है वो एक से कम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है द मूवमेंट डायग्राम फॉर ए कैंटिलीवर बीम हुज फ्री एंड इज सब्जेक्टेड टू ए बेंडिंग मूवमेंट विल बी। तो ये कह रहा है कि कोई हमारा क्या है कैंटिलीवर बीम है उस पर क्या लगा हुआ है उसके फ्री एंड पर कोई एक बेंडिंग मूवमेंट लगा हुआ है। तो इसके लिए बता दीजिए कि जो मूवमेंट डायग्राम है वो कैसा होगा? तो वो कैसा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेक्टेंगुलर। जब इसका हम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाएंगे जो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा वो कांस्टेंट बनेगा, इस पर कुछ लगेगा नहीं। लेकिन जब हम इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाएंगे वो कुछ इस प्रकार बनेगा, यानी कि रेक्टेंगुलर बनेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है हुक्स लॉ स्टेट दैट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के कैसा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये होता है विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट तक क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेस स्ट्रेन के। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है ए लॉन्ग वर्टिकल मेंबर सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड इज कॉल्ड। तो कोई लॉन्ग वर्टिकल मेंबर है जिस पर क्या है
एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा है, तो इस प्रकार के मेंबर को हम क्या कहते हैं, तो ये हमारा कॉलम कहलाता है। तो राइट आंसर उसका ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉलम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम एंड द मिनिमम रेडियस ऑफ ग्राइजेशन ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ यानी कि LEF अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ ग्राइजेशन आर, तो L अपॉन आर क्या कहलाता है, तो ये हमारा कहलाता है स्लेंडरनेस रेशियो, इसको बोलते हैं SR, स्लेंडरनेस रेशियो। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्लेंडरनेस रेशियो इक्वल टू होता है इफेक्टिव लेंथ अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ ग्राइजेशन। 32 के बाद 33 क्वेश्चन कह रहा है ए कॉलम इज नाउन एज मीडियम साइज इफ इट्स स्लेंडरनेस रेशियो इज बिटवीन। तो कोई कॉलम कब मीडियम कॉलम कहलाएगा, जब उसका सिलेंडर रेशियो कितने से कितने के बीच में लाई करेगा। तो जब स्लेंडरनेस रेशियो का मान, जो SR का मान कितना है, 32 से 120 के बीच में लाई करेगा, तो उसको मीडियम साइज कॉलम कहते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 32 से 120। ये होता है तो कहीं कहीं 30 से 120 होता है, तो इसमें 32 से 120 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है इज सिंपली सपोर्टेड बीम इज कैरिंग UDL ऑन इंटायर स्पान द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन विल बी। इसमें कह रहा है कि सिंपली सपोर्टेड कोई बीम है जिसके फुल लेंथ पर क्या लगा हुआ है, UDL लोड लगा हुआ है। तो बता दीजिए कि जो वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन है वो क्या होगी। तो जब हमारी किसी सिंपल सपोर्टेड बीम पर UDL लोड लगा होता है, तो इस स्थिति में जो डिफ्लेक्शन का मान आता है वो आता है 5/384 इंटू WL⁴/EI। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। ये कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स P एंड Q आर एक्टिंग एट एंगल थीटा इज इक्वल टू। इसमें कह रहा है कि कोई दो फोर्स है P और Q जो किसी थीटा एंगल पर लगे हुए हैं। ये मान लो कोई थीटा एंगल है, तो ये कह रहा है इसका जो रिजल्टेंट है उसका मान क्या होगा, रिजल्टेंट का मान बता दीजिए। ये कोई P फोर्स है और ये Q फोर्स है, तो जब इसका रिजल्टेंट निकालते हैं तो वो आता है √P² + Q² + 2PQ cos थीटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है द लेमीज थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर। जो लेमीज थ्योरम है वो किसके लिए एप्लीकेबल होती है, तो वो तब एप्लीकेबल है जब हमारा फोर्स जो है वो कैसा हो, कोप्लेनर हो और कॉनकरेंट हो, एक ही प्लेन पर लगे हों और उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी एक बिंदु पर होनी चाहिए और एक ही प्लेन पर होनी चाहिए। तो उस स्थिति में लेमी की थ्योरम जो है एप्लीकेबल होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है द इफिशियंसी ऑफ स्क्रू जैक मे बी इंक्रीज बाई। तो जो इफिशियंसी है स्क्रू जैक की वो किसके द्वारा इंक्रीज की जा सकती है, तो वो इंक्रीज जा सकती है इसकी पिच को बढ़ाकर, बाय इंक्रीजिंग इट्स पिच। जब हम इसकी पिच को बढ़ा देंगे तो जो इफिशियंसी है स्क्रू जैक की वो बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है द स्पेस डायग्राम ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर मस्ट हैव। जो स्पेस डायग्राम होता है किसी फ्रेम स्ट्रक्चर का, उसमें क्या चीज़ होना आवश्यक है या मस्ट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए देख लेंगे, वो कह रहा है लोड, तो लोड होता है। ऑप्शन बी देखेंगे, वो कह रहा है रिएक्शन, तो ये दोनों चीज़ें होती हैं, लोड और रिएक्शन जो है वो स्पेस डायग्राम में होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। द स्पेस डायग्राम ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर मस्ट हैव लोड एंड रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, वो कह रहा है टू फोर्सेस एक्ट एट एंगल ऑफ 120 डिग्री इफ ग्रेटर फोर्स इज 50 kg देन देयर रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स इज। तो इसमें कह रहा है कि कोई दो बल हैं जो एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर लगे हुए हैं। यदि उनमें से जो बड़ा बल है उसका मान 50 किलोग्राम है, तो बता दीजिए कि जो छोटा बल है उसका मान क्या होगा, जबकि जो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो छोटे बल के परपेंडिकुलर लगा हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम देखेंगे कि ये मान लो कोई दो बल लगे हुए हैं, ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 120 बन रहा है। तो ये मान लीजिए बड़ा बल का मान मान लीजिए Q है जो हमको ज्ञात करना है, और जो Q है इसी के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर क्या लगा हुआ है, इसका रिजल्टेंट लगा हुआ है जिसका मान हमको पता नहीं है, मान लो वो R है। अगर ये 90 डिग्री है और अगर ये 120 डिग्री है
तो जो बचा हुआ एंगल है ये कितना बचा हमारा, ये बचा 150 डिग्री। तो एक थ्योरम होती है जिसको साइन रूल बोलते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जब हम निकालेंगे तो जो फोर्स लगा हुआ है उसके अपॉन साइन ज्या, यानी कि आर अपॉन साइन ज्या होती है सेकंड फोर्स के साइन ज्या के अनुपात के बराबर। तो यानी कि क्या होगा, सामने का जो बल है कोई मान 50 अपॉन इस बल के सामने साइन 90 का मान, मतलब साइन 90 बराबर दूसरा फोर्स कितना लगा हुआ है, क्यू लगा हुआ है, तो क्यू अपॉन इसके सामने वाली साइन ज्या साइन 150 इक्वल टू अगला फोर्स आर अपॉन इसके सामने वाला साइन ज्या साइन 120। इसमें हमको सबसे छोटा बल ज्ञात करना है, यानी कि थीटा का मान बताना है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि ये दो हैं पद, इनको ही हम ले लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 50 अपॉन साइन 90 का मान तो 1 होता है इक्वल टू ये क्यू ज्ञात करना है, क्यू अपॉन साइन 150 का मान होता है 1/2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो क्यू इक्वल टू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 25 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, 25 किलोग्राम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल इज 1.769 ग्राम एंड वाटर कंटेंट 13.9%, ड्राई डेंसिटी विल बी। यानी कि इसमें सीधा कह दिया कि जो गामा का मान है वो कितना दे रखा है 1.769 ग्राम, और डब्ल्यू का मान सीधा दिया है कितना 13.9%। तो हमको बताना है ड्राई डेंसिटी यानी कि गामा डी। जो गामा डी इक्वल टू होता है वो होता है हमारा गामा अपॉन 1 प्लस के डब्ल्यू, वैल्यू रख देंगे गामा की 1.769 अपॉन 1 प्लस इसकी हो जाएगी 1.139। सॉल्व करेंगे इसको तो जो गामा डी का मान है वो आ जाएगा हमारा 1.55 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो कह रहा है द एंगल ऑफ ट्विस्ट इज प्रोपोर्शनल टू ट्विस्टिंग मूवमेंट। तो जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है वो ट्विस्टिंग मूवमेंट के कैसे प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्विस्टिंग मूवमेंट आर, ये होता है क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आर होता है। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है इन विच टाइप ऑफ सॉइल अंडरगो वॉल्यूमेट्रिक चेंज विद वाटर। तो सॉइल के किस प्रकार की सॉइल में जो वॉल्यूमेट्रिक चेंज जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है जब उसमें क्या पानी मिला दिया जाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है जब इसमें पानी मिलाया जाए तो क्या होगा वॉल्यूम चेंज देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है विच टाइप ऑफ बॉन्ड कैन बी मेड फॉर 10 सेंटीमीटर थिक बॉल। तो इसमें कह रहा है यानी कि 10 सेंटीमीटर दीवार में हम किस प्रकार का बॉन्ड दे सकते हैं। बॉन्ड जो होता है वो चिनाई में दिए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेचिंग बोलते हैं जिसको। जब जो ब्रेक होती है उसके लंबाई वाला हिस्सा दिखता है तो इस प्रकार को क्या कहते हैं स्ट्रेचर बोलते हैं इसको, स्ट्रेचर, इसी से इसका नाम पड़ गया स्ट्रेचिंग बॉन्ड। और जब इसके कम चौड़ाई वाला जो हिस्सा दिखता है छोटा वाला इसको बोलते हैं हेडर। जब इसको सामने रखकर चिनाई की जाती है तो इसको बोलते हैं क्या हेडर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड बोलते हैं। और जब इन दोनों को एक हेडर एक स्ट्रेचर, एक हेडर एक स्ट्रेचर, फिर उसके ऊपर अगले रद्दे में एक हेडर एक स्ट्रेचर, एक हेडर एक स्ट्रेचर, इस प्रकार से चिनाई की जाती है तो उसको बोलते हैं फ्लेमिश बॉन्ड। और जब एक में सभी हेडर एक रद्दे में सभी स्ट्रेचर, तो इस प्रकार की जब चिनाई की जाती है तो उसको बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड। तो जब सिर्फ स्ट्रेचर ही स्ट्रेचर दिख रहे हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो कह रहा है द स्पेसिंग ऑफ स्ट्रिप्स नियर द सपोर्ट एज। तो जो स्ट्रिप्स की स्पेसिंग है सपोर्ट पर क्या हो जाती है। तो जो सपोर्ट पर स्पेसिंग दी जाती है वो मिड की अपेक्षा कैसी दी जाती है, कम दी जाती है, यानी कि सरिया ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है तो मिनिमम हो जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन
ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। जबकि जो सेंटर की तरफ जो होती है स्पेसिंग वो बढ़ती जाती है और जो सपोर्ट है वहाँ पर स्पेसिंग कम होती है, तो मिनिमम ऑप्शन राइट हो जाएगा। और किस लिए दिया जाता है, क्योंकि जो सपोर्ट होती है इन स्थानों पर क्या होता है, शियर ज़्यादा होता है, शियर स्ट्रेस ज़्यादा उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है बॉन्ड कैन बी इंक्रीज बाई, जो बॉन्ड है हम उसको किस प्रकार से इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए दे रखा है यूजिंग रिच मिक्स ऑफ कंक्रीट, इससे कर सकते हैं, सही बात है। यूजिंग डिफॉर्म बार, इसको भी सही है। प्रॉपर क्यूरिंग, इससे भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जो बॉन्ड है वो हम इन तीनों विधियों से इंक्रीज कर सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है फॉर डिफॉर्म बार बॉन्ड स्ट्रेस एज, जो डिफॉर्म बार होती हैं इनके लिए जो बॉन्ड स्ट्रेस है वो कैसा होता है, तो मोर देन प्लेन बार, जो प्लेन बार होती हैं इनसे ज़्यादा होता है बॉन्ड स्ट्रेस डिफॉर्म बार में। इसीलिए हम क्या करते हैं, आज के समय में सबसे ज़्यादा क्या यूज होती हैं, डिफॉर्म बार यूज होती हैं, जिनको बोलते हैं HYSD, हाई यील्ड डिफॉर्म बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है ए लॉन्ग वर्टिकल मेंबर सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड इज कॉल्ड। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें सीधा कह रहा है कोई वर्टिकल मेंबर है, इस पर क्या है, एक्सियल लोड लग रहा है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कॉलम। जब कोई वर्टिकल मेंबर हो और उस पर क्या लग रहा हो, एक्सियल कंप्रेसिव लोड लग रहा है, इस प्रकार के मेंबर को हम कॉलम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है इफ द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कॉलम एज लेस देन 80 देन कॉलम एज, जब किसी कॉलम का जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो 80 से कम हो तो इस प्रकार का कॉलम क्या कहलाएगा, तो हमारा मीडियम कॉलम कहलाएगा, क्योंकि ये रेंज जो है वो 80 किसके बीच में आ रही है, 30 से 120 के बीच में आ रही है। 30 से 120 जब स्लेंडरनेस रेशियो होता है तो इस प्रकार के कॉलम को मीडियम कॉलम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रैंकाइन गॉर्डन फार्मूला यूज टू फाइंड आउट बकलिंग लोड फॉर कॉलम, तो जो रैंकाइन फार्मूला यूज करते हैं वो किस प्रकार के कॉलम के लिए यूज किया जाता है, तो रैंकाइन कॉलम जो है वो मीडियम कॉलम के लिए यूज किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो रैंकाइन का फार्मूला है वो हम मीडियम कॉलम के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 है इफ़ ए कॉलम विच बोथ एंड आर फिक्स्ड हैव एंड एक्चुअल लेंथ L देन इक्विवेलेंट लेंथ विल बी। इसमें कह रहा है कोई कॉलम है, इसके दोनों सिरे क्या हैं, फिक्स हैं, तो इसके लिए जब क्लियर लंबाई क्या है, L है, एक्चुअल लेंथ L है, तो बता दीजिए जो इफेक्टिव लेंथ है वो क्या होगी। तो इफेक्टिव लेंथ हमको पूछी है LEF इक्वल टू क्या होगी, तो जो जब दोनों सिरे फिक्स होंगे इस स्थिति में जो इफेक्टिव लेंथ आती है वो आती है L/2। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और अगर यह कह देता कि दोनों सिरे जो हैं वो हिंज हैं, जब दोनों सिरे हिंज होते हैं इस स्थिति में जो होता है वो इफेक्टिव लेंथ जो आती है वो L के बराबर आती है। यदि यही कह दे कि एक सिरा फिक्स है और दूसरा सिरा कैसा है, फ्री है, इस सिचुएशन में जो इफेक्टिव L आएगी वो 2L के बराबर आएगी। और जब कह दे कि एक सिरा फिक्स है और एक सिरा कैसा है, हिंज है, इस सिचुएशन में जो इफेक्टिव L आएगी वो कितनी आएगी, L/√2 आएगी। इसी के साथ आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।